So good morning everyone. Welcome on Nimbus Learning powered by Ingenious Academy. Good morning, good morning. जरा बता दो एक बार कौन कौन से सेंटर से हो. मेरे को तो ये भी नहीं पता कौन से सेंटर की क्लास है. अच्छा, आगरा से, रांची, पटना. अच्छा, सभी लोगों की क्लास दिखती है आज एक साथ. अजमेर से. अजमेर तो यार अभी मैं पढ़ा ही रहा था. चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग. ये श्रवण नाम तो मुझे जाना पहचाना लग रहा है. अच्छा, आज ही ज्वाइन किया अजमेर से. क्या नाम है तुम्हारा? अभिनव. ओके. प्रिंस. राम 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 राम. सो गुड मॉर्निंग एवरीवन अगेन. मैं एक बार सबसे पहले आपको थ्योरी ऑफ मशीन का जो सिलेबस है उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं. तब तक बाकी लोग हमारे साथ जुड़ते रहेंगे और फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा थ्योरी ऑफ मशीन. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच. सो देखिए बेटा, थ्योरी ऑफ मशीन की अगर हम लोग बात करें, काफी दिनों बाद मिल रहा हूं आप लोगों से. गेट के वेचेस में इतना बिजी हो गया था कि अब वापस शायद 2-3 महीने हो गए होंगे. हाँ, नहीं ऐसा तो मुझे याद है, लेकिन इतने टाइम बाद अभी टाइम निकाल पाए. चलिए, मुझे भी काफी अच्छा लग रहा है आप लोगों से मिलके. तो सिलेबस पहले डिफाइन कर देते हैं बेटा. सिंपल मैकेनिज्म आपका पहला चैप्टर होगा. उसके बाद में जो दूसरा चैप्टर आएगा आपका वो आएगा बेटा वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एनालिसिस. उसके बाद जो तीसरा चैप्टर आपके पास में आएगा वो आएगा आपके पास में गियर एंड गियर ट्रेन्स. उसके बाद में जो फोर्थ चैप्टर आपके पास में आएगा वो आपके पास में आने वाला है कैम एंड फॉलोवर. कैम एंड फॉलोवर. उसके बाद में जो फिफ्थ चैप्टर आपके पास में आने वाला है बेटा वो फिफ्थ चैप्टर आएगा आपके पास में डायनामिक्स. डायनामिक्स ऑफ सिंगल स्लाइडर. नाउ जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा बेटा वो आएगा फ्लाई व्हील, देन गवर्नर, देन बैलेंसिंग, देन gyroscope, and last one is vibration in मैकेनिकल सिस्टम. देखिए, ओवरऑल ये आपका थ्योरी ऑफ मशीन का सिलेबस है जिसमें टोटल 10 चैप्टर है. जैसा कि मैं हमेशा आपको पहले भी बता चुका हूं, फिर से एक बार बता देता हूं कि ये जो पार्ट है बेसिकली ये पार्ट होता है कॉम का पार्ट, काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन और मैकेनिज्म बोल सकते हो आप. ये जो पार्ट है डायनामिक्स से जो स्टार्ट हो रहा है और जायरोस्कोप तक, ये है आपका डॉम का पार्ट, डायनामिक्स ऑफ मशीन. और ये जो पार्ट है ये है आपका एक्चुअल में मैकेनिकल वाइब्रेशन. सो ओवरऑल ये तीन सब्जेक्ट ऐसे जिनसे मिलाकर हमने थ्योरी ऑफ मशीन को डिजाइन किया है. इन जनरल किसी भी एग्जाम में अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो इसका 8 से 10% का वेटेज होता है. मतलब अगर आप एसएससी जेई, आरएससीबी जेई, बीपीएससी, जेपीएससी,
या किसी भी स्टेट के एग्जाम की बात कर रहे हो, जूनियर इंजीनियर लेवल के, सो उन सब में 8 से 10% मतलब अगर 100 नंबर का पेपर है तो लगभग 8 से 10 नंबर का पार्ट थ्योरी ऑफ मशीन का आएगा। अच्छा पॉइंट यह है कि जब आप ये 8 से 10 नंबर का थ्योरी ऑफ मशीन का पार्ट कवर करेंगे तो इन बिटवीन आप 2 से 3 नंबर का मैकेनिक्स का पार्ट भी ऑटोमेटिकली इसके अंदर कवर कर लेंगे। इसलिए हर एक चीज को समझना जरूरी है, याद करना नहीं, समझना जरूरी है और क्रिस्टल क्लियर वे में समझना जरूरी है। आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे मेरा पॉइंट। एक बार जल्दी से बता दो, क्लियर है इतनी कहानी? गुड मॉर्निंग सोनू, तुम 10 मिनट लेट हो गए हो। क्लियर है ना? चलिए, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए बेटा, बहुत बढ़िया। सो मूव करते हैं चैप्टर नंबर 1 की साइड। चैप्टर नंबर 1 इज सिंपल मैकेनिज्म। सिंपल मैकेनिज्म। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना बेटा, ऐसा मत करना कि क्लास आप स्टार्ट करके दुनिया भर के सारे काम कर रहे हो तो फिर मजा नहीं आएगा आपको क्लास में। अगर आपको थ्योरी ऑफ मशीन की क्लास में हर एक चीज को फील करना है तो बाकी सारे काम छोड़कर सिर्फ और सिर्फ थ्योरी ऑफ मशीन की क्लास को देखना। टाइम 10 से 12। परमेश्वर, टाइम 10 से 12, ठीक है? सो बाकी सारे काम छोड़कर आप कंसंट्रेट करना क्लास के ऊपर, ठीक है? तभी आप थ्योरी ऑफ मशीन को समझ पाएंगे। ये इतना आसान सब्जेक्ट है नहीं जितना आसान अगर आप समझ रहे हो, पर हाँ इंटरेस्टिंग बहुत है, इंटरेस्टिंग बहुत है। देखिए, सिंपल मैकेनिज्म, अगर मैं बात करूं बेसिकली मैकेनिज्म टर्म होता क्या है तो मैं आपको बताता हूं कि 2 टर्म होता है। एक होता है बेटा मशीन और दूसरा होता है बेटा मैकेनिज्म। एक होता है मशीन और दूसरा होता है आपके पास में मैकेनिज्म। तो अगर मैं बात करूं मशीन के बारे में, अब परमेश्वर आप कॉन्सेंट्रेट करते बेटा, अब ये सब चीजों के जवाब देते रहेंगे तो क्लास आपकी इसी में खत्म हो जाएगी, है ना? आप कॉन्सेंट्रेट करते हैं, ये सब चीजें क्लास के आखिर में डिस्कस करेंगे। सो अगर आपके पास में मशीन है तो मैं आपको सबसे पहले एक चीज बताता हूं, कोई भी मशीन, मैकेनिकल मशीन की मैं बात कर रहा हूं, मैकेनिकल मशीन की। अब आप मोबाइल फोन की बात मत करना, मैकेनिकल मशीन की बात कर रहा हूं। सो मैकेनिकल मशीन की अगर मैं बात कर रहा हूं तो कोई भी मशीन जो होती है वो किसी ना किसी मैकेनिज्म या नंबर ऑफ मैकेनिज्म के प्रिंसिपल पर काम करती है। या तो किसी एक मैकेनिज्म के प्रिंसिपल पर काम कर रही होगी या फिर नंबर ऑफ मैकेनिज्म्स के प्रिंसिपल पर काम कर रही होगी। लेकिन अगर कोई मैकेनिकल डिवाइस है, अगर कोई मैकेनिकल मशीन है तो वो किसी ना किसी मैकेनिज्म या एक से ज्यादा मैकेनिज्म उनके प्रिंसिपल्स पर काम कर रही होगी। सो हमने बोला कि अगर मशीन समझना है तो मैकेनिज्म आना हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। लेकिन हमें तो यह भी नहीं पता मैकेनिज्म क्या होती है, तो हमने जाना कि मैकेनिज्म कहां से आई। एक्चुअल में ये जो मैकेनिज्म आप पढ़ने वाले हैं ये आने वाली है काइनेमेटिक चेन की मदद से। सो इसका मतलब अगर मुझे मैकेनिज्म को जानना है तो काइनेमेटिक चेन को जानना पड़ेगा। काइनेमेटिक चेन जो बनती है बेटा वो बनती है काइनेमेटिक पेयर से। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मुझे काइनेमेटिक चेन को जानना है तो काइनेमेटिक पेयर को जानना पड़ेगा। और काइनेमेटिक पेयर जो बनते हैं वो बनते हैं काइनेमेटिक लिंक से, वो बनते हैं बेटा काइनेमेटिक लिंक से। इसका मतलब अगर मुझे काइनेमेटिक पेयर को जानना है तो काइनेमेटिक लिंक को जानना पड़ेगा। काइनेमेटिक लिंक को किसी भी कंडीशन में जानना पड़ेगा। सो ओवरऑल हमें यह बात समझ में आ गई कि अगर हम एक फंडामेंटल यूनिट पर पहुंच गए तो वो फंडामेंटल यूनिट है काइनेमेटिक लिंक। मतलब काइनेमेटिक लिंक को डिफाइन करो, काइनेमेटिक लिंक के बाद में आप पेयर को डिफाइन कर पाएंगे, फिर चेन को डिफाइन कर पाएंगे, फिर उसके बाद आप मैकेनिज्म को डिफाइन कर पाएंगे। तब तक आप मैकेनिज्म को डिफाइन नहीं कर पाएंगे। पॉइंट क्लियर हुआ? यस और नो? यस और नो? जल्दी से यस और नो बोल दो एक बार, जल्दी से बोल दो बेटा यस और नो। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। स्टार्ट करते हैं बेटा काइनेमेटिक लिंक। सो एक्चुअल में काइनेमेटिक लिंक होता क्या है इस बात को समझते हैं थोड़ा सा। देखिए,
अगर हम लोग जानना चाहें काइनेमेटिक लिंक क्या होता है, तो सबसे पहला पॉइंट आपको इसके बारे में समझ में आया वो क्या है? जो सबसे पहला पॉइंट हमें इसके बारे में समझ में आया वो ये है सर, देखिए, इट इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैकेनिज्म। किसी भी मैकेनिज्म की अगर आप फंडामेंटल यूनिट की बात करोगे तो वो फंडामेंटल यूनिट कौन है यहां पर? काइनेमेटिक लिंक। क्योंकि काइनेमेटिक लिंक से ही ये सारी कहानी चालू हो रही है। सो किसी भी मैकेनिज्म की फंडामेंटल यूनिट कौन है? काइनेमेटिक लिंक। अब सुनिए, फंडामेंटल मतलब बेस, मतलब जहां से कहानी स्टार्ट हो रही है, तो ये फंडामेंटल यूनिट है, मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट है, साइज वाइज नहीं, सीक्वेंस वाइज। सबसे पहले काइनेमेटिक लिंक आता है, उसके बाद में बाकी सब चीजें आ रही है। सो हमने बोला कि जो काइनेमेटिक लिंक है बेटा वो फंडामेंटल यूनिट है। अब सुनिए आगे, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती होगी, इसका कुछ काम होता होगा, इसका कुछ नेचर होता होगा, उसको पहचानने की कोशिश करते हैं। काइनेमेटिक लिंक, काइनेमेटिक जो टर्म होता है वो मोशन से रिलेटेड होता है, मतलब एक ऐसा बॉडी जो कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मोशन को ट्रांसमिट कर रहा है बिना किसी डिफॉर्मेशन एंड डिफ्लेक्शन के, उसे बोला जाता है काइनेमेटिक लिंक। तो यहां से एक और बड़ा प्यारा स्टेटमेंट हमारे सामने आ रहा है, वो स्टेटमेंट क्या है? ध्यान से देखिए, it transmit motion or force, it transmit motion or force from one point to another point, one point to another point without any deformation and deflection, without any deformation and deflection। बोल रहा है कि बिना किसी डिफॉर्मेशन और डिफ्लेक्शन के, बिना किसी डिफॉर्मेशन और डिफ्लेक्शन के ये क्या करेगा? मोशन और फोर्स को ट्रांसमिट करेगा। क्या मतलब है इसका? जस्ट इमेजिन माय डियर स्टूडेंट्स, अगर यहां पर आपके पास में एक बॉक्स होता है m मास का और एक रॉड की मदद से आप उसको पुश करना चाह रहे हो, तो रॉड पर इस जगह पर आपने फोर्स लगाया और रॉड ने उस फोर्स को आगे ट्रांसमिट कर दिया। इसने क्या कर दिया? आगे इस फोर्स को ट्रांसमिट कर दिया। तो इस जगह पर फोर्स लगा और वो फोर्स ट्रांसमिट हो गया इस जगह पर, और आपका मास जो है वो मूव कर गया। सो ये जो रॉड आप देख पा रहे हो, इसने बिना किसी डिफॉर्मेशन डिफ्लेक्शन के जो फोर्स आपको यहां दिया गया था उसको आगे ट्रांसमिट कर दिया ना। इसका मतलब ये लिंक की तरह बिहेव कर रहा है। लेकिन अगर डिफॉर्मेशन डिफ्लेक्शन आ जाता तो ऐसी कंडीशन में ये सफिशिएंटली या प्रॉपर तरीके से फोर्स या मोशन को ट्रांसमिट नहीं कर पाता। सो हमने क्या बोला? इसका मतलब अगर उसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मोशन और फोर्स को ट्रांसमिट करना है, सो उसे रिजिड होना पड़ेगा, उसे रिजिड होना पड़ेगा। बोलिए यस और नो, ये पॉइंट समझ में आया नहीं है? उसे क्या होना पड़ेगा बेटा? यहां पर रिजिड होना पड़ेगा। ये पॉइंट आपको समझ में आया नहीं है ना? सो आपने क्या बोल दिया? इसका मतलब इट शुड बी अ रिजिड बॉडी, इट शुड बी अ रिजिड बॉडी। ये एक रिजिड बॉडी होनी चाहिए। ये क्या होना चाहिए बेटा? यहां पर एक रिजिड बॉडी होना चाहिए। क्लियर है? सो आपने डिफाइन कर दिया बेटा काइनेमेटिक लिंक क्या चीज होती है। अब पॉइंट आता है कि ये काइनेमेटिक लिंक जो है ये कितने तरह के होते हैं। सो अब आप लिख रहे हैं यहां पर क्लासिफिकेशन ऑफ classification of kinetic link, काइनेमेटिक लिंक का क्लासिफिकेशन। काइनेमेटिक लिंक जो है वो कितने टाइप के होते हैं वो हम जानना चाहते हैं। देखिए, किसी भी क्लासिफिकेशन के लिए जरूरी है, अमलदीप,
3 टाइप्स पहले ही। अमलदीप कौन सा सेंटर है तुम्हारा, जरा बताओ मुझे। आगरा। तुम्हारी क्लास का सबसे अच्छा स्टूडेंट कौन सा है? सबसे अच्छे स्टूडेंट का नाम बताओ। तुम्हारी क्लास का अमलदीप सबसे अच्छा स्टूडेंट कौन है? अमलदीप डिसाइड ही नहीं कर पा रहा। हमारे क्लास में तो 7 में अच्छा बच्चा नहीं हो सकता क्या कोई? 7 में कोई अच्छा बच्चा नहीं हो सकता क्या? या 7 के साथ ही बेकार थे? देखिए क्या होता है कि AK से पूछ लो। अच्छा अच्छा अच्छा, तुम नहीं बताओगे। क्या होता है कि हाँ चलो चलो, अब इधर देखो स्क्रीन पे। अच्छा, सचिन सबसे अच्छा लड़का था। सो आपने डिसाइड किया सचिन सबसे अच्छा लड़का था, तो आपने सोचा होगा ना कि भाई कुछ तो पैरामीटर्स लिए होंगे ना रविकांत, कुछ तो पैरामीटर लिए होंगे ना कि भाई सचिन कैसे अच्छा लड़का हुआ। सचिन दिखने में बहुत अच्छा है, सचिन पढ़ाई में बहुत अच्छा है, सचिन क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है, सचिन फुटबॉल बहुत अच्छा खेलता है, सचिन टाइम पास बहुत बढ़िया करता है, सचिन के पास बहुत सारे पैसे हैं। कोई तो पैरामीटर लिया होगा ना, उस बेसिस पर आपने डिसाइड किया होगा ना सचिन अच्छा लड़का है या नहीं है। या ऐसे तो नहीं किया होगा कि 7 पर्चियां बनाई होगी, जिसका नाम आ जाएगा वही सबसे बढ़िया लड़का। तो जब भी आप क्लासिफिकेशन करें, आपके पैरामीटर्स होने चाहिए। जैसे अमलदीप ने बोला 3 टाइप्स, कैसे हो गया भाई 3 टाइप? किस बेसिस पर बोल रहे हो 3 टाइप? अगर आप क्लास में जाते हो तो मैंने कहा भाई बच्चे तो 2 ही टाइप के, एक लड़के हैं एक लड़की है, तीसरा टाइप कैसे आ गया भाई क्लास में? फिर किसी ने बोला नहीं सर 3 टाइप के बच्चे हैं, एक वो जो बहुत अच्छा पढ़ते हैं, एक वो जो बहुत खराब पढ़ते हैं, एक वो जो थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं। फिर किसी ने बोला नहीं सर 6 टाइप के हैं, एक वो जो क्रिकेट खेलता है, एक वो जो फुटबॉल खेलता है, एक वो जो कबड्डी खेलता है, एक वो जो खो खो खेलता है, एक वो जो कंचे खेलता है। समझ रहे हो? पैरामीटर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। हम बुक में जो लिखा है हम बुक को नहीं मानते, हम जो हम बोल रहे हैं वही फाइनल है। इसलिए मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनो। हम बिल्कुल वो होता है ना कि एक सीक्वेंस में, ये मान के चलो कि अभी थ्योरी ऑफ मशीन की किताब आप ही लिखने जा रहे हो। सो क्या बोला गया है, कभी भी क्लासिफिकेशन की बारी आए तो आप क्या बोलोगे? सर पैरामीटर बताओ पहले। आप क्लासिफाइड कर रहे हो, मेरे पास में 2 मार्कर है, तो मैंने कैसे बोला 2 मार्कर है? मैंने कलर देखा, मैंने कहा एक व्हाइट एक ब्लैक, 2 मार्कर है ना? अगर मैं बोलता मेरे पास में कितनी चीजें यहां पर, तो आप बोलते सर एक बोर्ड है एक मार्कर है। तो यूज के हिसाब से 2 कैटेगरी हो गई, और मार्कर में कलर के हिसाब से 2 कैटेगरी हो गई। सो पैरामीटर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो हमने बोला क्लासिफिकेशन ऑफ काइनेमेटिक पेयर, तो सर पहले पैरामीटर बताओ ना, किस बेसिस पर क्लासिफाइड कर रहे हो? मैं बात कर रहा हूं नंबर ऑफ कनेक्शन के बेसिस पे, नंबर ऑफ कनेक्शंस के बेसिस पे। अमलदीप मेरे ख्याल से मेरा पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। ये थ्योरी ऑफ मशीन है, हर एक वर्ड का मीनिंग है यहां पर। इंडस्ट्रियल तो आपके सिलेबस में इतना था नहीं, इसलिए इतना डिटेल में हम गए नहीं, पर थ्योरी ऑफ मशीन तो अभी देखना, खुद के कॉन्सेप्ट निकालने पड़ेंगे। सो नंबर ऑफ कनेक्शन, हमने बोला कि यार एक लिंक कितने कनेक्शन बना सकता है? आपने बोला सर हो सकता है उसने सिर्फ एक ही कनेक्शन बनाया हो, तो उसे बोला जाएगा सिंगुलर लिंक। हमने बोला कि सर ऐसा हो सकता है कि उसने 2 कनेक्शन बनाया, अभी बताऊंगा कैसे बनाएगा, तो उसे बोला जाएगा बाइनरी लिंक। हमने कहा यार ऐसा हो सकता है कि उसने 3 कनेक्शन बनाया होगा, तो उसे बोला जाएगा बेटा टर्नरी लिंक। हमने बोला हो सकता है उसने 4 कनेक्शन बनाया हो, तो उसे बोला जाएगा क्वाटरनरी लिंक। हमने कहा कि हो सकता है उसने 5 कनेक्शन बनाया होगा, तो आप बोलेंगे सर पेंटानरी लिंक। हमने कहा हो सकता है उसने 6 कनेक्शन बनाया होगा, हेक्सानरी, हेप्टानरी,
ऑक्टानरी, नेनानरी, डेकानरी, ये सब किताब में नहीं मिलेंगे, ये सब उस किताब में मिलेंगे जो अभी आप बनाने जा रहे हो। तो मेरे ख्याल से पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा। नंबर ऑफ कनेक्शन के बेसिस पर सिंगुलर, बाइनरी, टर्नरी, क्वाटरनरी, पेंटानरी, हेक्सानरी, हेप्टानरी, ऑक्टानरी, नेनानरी, डेकानरी, चलता ही रहेगा ये। एक बार सभी स्टूडेंट्स यस और नो। यस तो सबका होना चाहिए यार, यस तो सबका होना चाहिए। नोट्स नहीं बनाना बेटा, साथ में नोट्स बनाने मत बैठ जाना, सिर्फ यस टाइप करना है, आखिरी में स्क्रीनशॉट लेंगे फिर नोट्स बनाना है ना, आखिरी में स्क्रीनशॉट लेंगे फिर नोट्स बनाना। अभी नोट्स मत बनाओ, अभी सिर्फ और सिर्फ मैं अगर आपसे पूछता हूं समझ आया नहीं आया तो यस नो जवाब देते रहना मुझे बस। डाउट के लिए मैं आपको खुद से बोलूंगा कि अगर कोई डाउट है तो बताओ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सब्जेक्ट को अगर महसूस करना है तो मजे लो। हमने कहा कि यार नंबर ऑफ कनेक्शन, अगर नंबर ऑफ कनेक्शन को जानना है तो कनेक्शन जो है वो कैसे बनेगा। हम गए वर्कशॉप में गए तो हमने देखा कि उसने एक लिंक बना रखा था, देखो ऐसे, उसके एक हिस्से के ऊपर उसने एक पिन लगा रखा था, उसके एक हिस्से पर एक पिन लगा रखा था ऐसे। और हमने देखा एक और लिंक है, एक और लिंक था हमारे पास में, ये आ गया दूसरा लिंक, एक और लिंक था। जब हमने उसको देखा तो उसके ऊपर एक होल बना हुआ था ऐसा। सो यहां पर है पिन, यहां पर है होल, तो हमने इस पिन को उठा के इस होल में डाल दिया, कनेक्शन तैयार, कनेक्शन तैयार। सो हमने बोला कि अगर एक लिंक सिर्फ ऐसा एक ही कनेक्शन बनाता है तो उसे बोलेंगे सिंगुलर। एक लिंक ऐसे दो कनेक्शन बना लेता है तो बाइनरी, क्योंकि इसके इस एंड पे पिन है तो इस एंड पर भी कुछ ना कुछ होगा ना, तो हो सकता है यहां पर कनेक्शन बना ले। एक लिंक अगर ऐसे 3 कनेक्शन बनाता है तो टर्नरी, एक लिंक ऐसे 4 कनेक्शन बनाता है तो क्वाटरनरी, एक लिंक ऐसे 5 कनेक्शन बनाता है तो पेंटानरी, हेक्सानरी, हेप्टानरी। सारी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। तो कनेक्शन कैसे बनता है वो आप देख पा रहे हैं। लेकिन कनेक्शन बनाने के लिए क्या इंपॉर्टेंट था? कनेक्शन बनाने के लिए सर ये पिन इंपॉर्टेंट थी। कनेक्शन बनाने के लिए माय डियर स्टूडेंट्स ये होल इंपॉर्टेंट था। सो अगर ये पिन है, ये होल है, तो इस पिन को भी बोला जाता है एलिमेंट E1 और इस होल को भी बोला जाता है एलिमेंट E2। सो कनेक्शन बनाने के लिए जो रेस्पॉन्सिबल होता है उसे बोला जाता है एलिमेंट, उसे क्या बोला जाता है? एलिमेंट। लेकिन जब आप बुक्स में पढ़ते हैं ना तो वो ऐसा बोलता है एक लिंक ये रहा, दूसरा लिंक ये रहा, तीसरा लिंक ये रहा, फोर्थ लिंक ये रहा, फिफ्थ लिंक ये रहा। एक्चुअल में ये सही रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन क्या होता है कि अगर सही रिप्रेजेंटेशन हम बार बार बनाने लग गए तो आप सब्जेक्ट को नहीं समझ पाओगे, आप सिर्फ ड्राइंग में उलझ जाओगे। इसलिए हम किसी भी मैकेनिज्म, किसी भी लिंक का, किसी भी जॉइंट का सिर्फ स्कीमेटिक डायग्राम बनाते हैं। स्कीमेटिक डायग्राम, लाइन डायग्राम। तो लिंक की डिजाइन कैसी हो हम उसको एक लाइन से बना देते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको एक बाइनरी लिंक बनाना है तो हम बोल देंगे ये रहा बाइनरी लिंक, या तो ऐसा या फिर ऐसा, एक ही बात है। क्लियर है? तो हमने कहा कि हमें एक बाइनरी लिंक बनाना है। क्या हो गया? हैंग कैसे होने लग गया ये? हमने कहा एक बाइनरी लिंक बनाना है तो ये बन गया आपका बाइनरी लिंक। बाइनरी लिंक, एक एलिमेंट यहां होगा, दूसरा एलिमेंट यहां होगा। हमने कहा एक टर्नरी लिंक बनाना है तो ये बन गया आपका टर्नरी लिंक। हैचिंग का मतलब होता है ये एक प्लेट है। ट्राइंगल और ट्राइंगुलर प्लेट में फर्क होता है। हमने कहा एक एलिमेंट यहां होगा तो एक लिंक यहां जुड़ सकता है, एक एलिमेंट यहां होगा तो एक लिंक यहां जुड़ सकता है, एक एलिमेंट यहां होगा तो एक लिंक यहां जुड़ेगा। तो बेसिकली इसे बोला जाता है टर्नरी लिंक। इसे क्या बोला जाएगा बेटा? टर्नरी लिंक। हमने कहा अगर एक क्वाटरनरी लिंक बनाना है तो कैसा बनाएंगे? आपने कहा सर ऐसा बनाओगे, ऐसा। हैचिंग कर दो, मतलब स्क्वायर और रेक्टेंगुलर प्लेट है तो एक एलिमेंट यहां पर है बेटा, एक एलिमेंट यहां पर है, एक एलिमेंट यहां पर है और एक एलिमेंट यहां पर है। ये आ गया आपके पास में क्वाटरनरी लिंक। ये आ गया आपके पास में क्वाटरनरी लिंक। सो पहला जो क्लासिफिकेशन है वो मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। पहला जो क्लासिफिकेशन है बेटा वो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। क्या मैं आगे मूव करूं? यस और नो?
आपका नाम क्या? प्रहाश, प्रहाश? नहीं 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 नहीं, ऐसा जरूरी नहीं। हाँ, जितने जितने जॉइंट टर्म श्रवण मैंने यूज ही नहीं किया है, जितने एलिमेंट्स लगे हुए हैं उतने लिंक कनेक्ट हो सकते हैं। जॉइंट अभी आएगा, मैंने क्या क्या बोला, हर एक वर्ड का मीनिंग होता है। सो आप खुद से यूज ना करें कोई भी ऐसा टर्म। बाइनरी का मतलब है, प्रहाश, बाइनरी का मतलब है एक ऐसा लिंक जिसके ऊपर दो अलग अलग लिंक कनेक्ट हो सके। एक लिंक इधर कनेक्ट हो जाएगा, एक लिंक इधर कनेक्ट हो जाएगा, तो वो बाइनरी बन जाएगा ना। प्रहाश, सिंगुलर लिंक दिखने में ऐसा ही होगा, सिंगुलर लिंक दिखने में ऐसा ही होगा, बस वो कनेक्ट एक ही साइड से होगा। उत्कर्ष, ठीक है, अब मूव करते हैं बेटा, अब मूव करते हैं, अब आगे बढ़ेंगे। आपको इस पॉइंट पर अभी चर्चा मत करना, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं यहां से, है ना। अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी सब्जेक्ट को थोड़ा सा बढ़ने दो, आगे बहने दो इसको। दूसरा आता है नेचर ऑफ मटेरियल, और बोल सकते हो नेचर ऑफ बॉडी। जिस मटेरियल का आपका लिंक बना हुआ है उसके ऊपर अगर हम लोग बात करें तो काइनेमेटिक लिंक को कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ये देखिए, पहला पार्ट रिजिड लिंक, रिजिड लिंक। रिजिड लिंक का मतलब क्या होता है, वो लिंक जो रिजिड बॉडी से मिलकर बना हो, रिजिड बॉडीज। तो रिजिड बॉडी से जो आपका लिंक मिलकर बनेगा बेसिकली उसे बोला जाएगा रिजिड लिंक। दूसरा सुनिए, दूसरा सुनिए, दूसरा बड़ा इंटरेस्टिंग है। बेल्ट एंड चेन के बारे में चर्चा करते हैं, थोड़ा सा बेल्ट की बात कर लेते हैं। बेल्ट, क्या बेल्ट को एक काइनेमेटिक लिंक मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए? क्या बेल्ट जो है उसे एक काइनेमेटिक लिंक मानना चाहिए या फिर नहीं मानना चाहिए? क्या बेल्ट को एक काइनेमेटिक चेन मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए? कुछ लोग बोल रहे यस, कुछ लोग बोल रहे नो, कुछ ने सूरज ने एक अलग यूनिक आंसर दिया है। देखो, मान लीजिए ये आपके पास में एक सोने चांदी से भरा हुआ बक्सा पड़ा है, बहुत पैसा ही पैसा है इसके अंदर, ये आपको लेकर जाना है और ये आपका घर है ना। ये दरवाजा भी बहुत बड़ा दरवाजा है, सब कुछ आएगा इसमें। सो देखो, आपके पास में ले जाने के लिए क्या है, एक बेल्ट। आपने क्या किया, इस बेल्ट को यहां से कनेक्ट कर दिया और यहां से आप इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हो, तो ये सोना चांदी आपके घर कभी जा पाएगा? अरे बक्सा कभी तुम्हारे घर जा पाएगा? बोलो यस और नो। नहीं जा पाएगा, कभी नहीं जा पाएगा, और तुम गरीब के गरीब रह जाओगे। क्यों? क्योंकि मैकेनिक्स हमने सही से नहीं पढ़ी, थ्योरी ऑफ मशीन हमने सही से नहीं पढ़ी। अरे बेल्ट की मदद से अगर धक्का मारोगे तो बॉडी मूव नहीं करेगी, लेकिन वही अगर बेल्ट की मदद से आप खींचोगे तो ये मूव कर जाएगा ना, तो ये मूव कर जाएगा ना। बोलो या सुनो। जब आप गांव में जाते हो तो वहां पर आप देखते हो कि कुएं में रस्सी बांधकर बाल्टी को फेंक दिया जाता है, फिर रस्सी को एक एंड से खींचते हो तो जो पानी से भरी बाल्टी होती है, बकेट होती है, वो ऊपर आने लगती है। पुलिंग हो रही है, पुलिंग पुलिंग। पुशिंग रस्सी से कोई नहीं करता, रस्सी से बांध के कोई धक्का नहीं मारता, रस्सी से बांध के हमेशा खींचा जाता है, तभी फोर्स और मोशन ट्रांसमिट होगा। सो ऑलवेज रिमेंबर, बेल्ट, चेन, रोप, ये जो भी लिंक है ये सिर्फ टेंशन के केस में लिंक की तरह बिहेव करते हैं। खींचोगे ना तो काम करेंगे, धक्का दोगे तो काम नहीं करेंगे। बोलो पॉइंट समझ में आया नहीं आया? सो दीज लिंक्स आर एक्चुअली वन वे रिजिड।
इन्हें बोला जाता है वन वे रिजिड। एक साइड से तो लिंक की तरह बिहेव करते हैं, खींचोगे तो लिंक की तरह काम करेंगे, अगर नहीं खींचोगे धक्का मारोगे तो लिंक की तरह काम नहीं करेंगे, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है, वन वे रिजिड। क्लियर है पॉइंट? मेरे ख्याल से पॉइंट क्लियर हो गया होगा। सो सेकंड कैटेगरी जो होती है बेटा वो होती है फ्लेक्सिबल लिंक। फ्लेक्सिबल लिंक में कौन आता है, बेल्ट, चेन एंड रोप एटसेट्रा। सो आप लिख सकते हो बेल्ट एंड चेन्स, अब रोप इसके अंदर इंक्लूड है, आर कंसिडर एज अ लिंक when they are in tension, जब ये टेंशन में होते हैं, मतलब these are one way rigid, ये वन वे रिजिड होते हैं, एक साइड से ही रिजिड की तरह बिहेव करते हैं, दूसरी साइड से नहीं करते। लेकिन बेल्ट चेन ये फ्लेक्सिबल होते हैं, जिधर मोड़ना चाहो उधर मुड़ जाएंगे, इसलिए इनको रिजिड बॉडी में नहीं रखा गया, इनको फ्लेक्सिबल बॉडी में रखा गया है। बताओ बात समझ में आई या नहीं है, यस और नो? बताओ भाई। वेरी गुड। तीसरी जो कैटेगरी आती है उसको समझते हैं। अब देखो तुम्हारे पास में मान लो तुम जेएन बन गए, नौकरी लग गई, फिर एक गाड़ी ले आए। अब गाड़ी ले आए तो उसकी सर्विस करानी पड़ेगी। अब सर्विस कराने के लिए आप गए सर्विस स्टेशन पर। तो सर्विस स्टेशन पर क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूं। यहां पर सर्विस स्टेशन के ऊपर कुछ ऐसा अरेंजमेंट होता है, बहुत ही बढ़िया सा, ऐसा जो दिखाई नहीं देगा आपको, ये ग्राउंड के अंदर है। ठीक है, यहां पर ओहो मजा नहीं आया इसमें तो। आपकी जो चमचमाती गाड़ी है वो इस जगह पर खड़ी है, ये देखो। अब क्या होगा, आपने इधर से फोर्स लगाया और आप देखते हैं आपकी गाड़ी ऊपर 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 बहुत ऊपर हो जाती है, और उसके बाद में आप उस गाड़ी के नीचे जाके उसकी बहुत बढ़िया से सर्विस कर देते हो, तो बाहर से भी नहीं अंदर से भी उसको चमका देते हो। अब अगर आप इस कहानी को समझे तो ऐसा नहीं हुआ था कि चार आदमी इसके नीचे गए थे फिर इसको ऊपर उठा रहे थे, नहीं। वो क्या कर रहे थे, यहां पर उन्होंने किसी भी तरीके से फोर्स प्रोवाइड करवाया, जिसकी वजह से वो फोर्स इसके अंदर भरा होता है एक फ्लूइड, जिसको बोलते हैं हाइड्रोलिक फ्लूइड। उस फ्लूइड से होता हुआ इसके पास पहुंच गया। तो यहां पर ये जो फोर्स है ये किसके थ्रू गया, ये फोर्स गया बेसिकली फ्लूइड के थ्रू होता हुआ, और ये कोई आम फ्लूइड नहीं है, इसे बोला जाता है हाइड्रोलिक फ्लूइड। हाइड्रोलिक फ्लूइड, और हाइड्रोलिक फ्लूइड की अगर आप चर्चा करेंगे बेटा, तो हाइड्रोलिक फ्लूइड की एक खास प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है, ये इनकंप्रेसिबल होते हैं, ये इनकंप्रेसिबल होते हैं, कंप्रेस नहीं होंगे ये। सो हमने बोला ये जो हाइड्रोलिक फ्लूइड है इसने फोर्स को बिना कंप्रेशन के ट्रांसमिट कर दिया। सो इनको भी आपको बेसिकली लिंक मानना पड़ेगा। तो ये आ गई तीसरी कैटेगरी, विच इज फ्लूइड लिंक, विच इज फ्लूइड लिंक। सो फ्लूइड लिंक में कौन आ गया, फ्लूइड लिंक में आ गया हमारा हाइड्रोलिक फ्लूइड। हाइड्रोलिक फ्लूइड, लेकिन क्या है कि बेटा हाइड्रोलिक फ्लूइड को रिजिड बोलना गलत हो जाएगा, इसलिए आप इसको रिजिड नहीं, इसको क्या बोलते हो, रेजिस्टेंट। रेजिस्टेंट कॉम्प्रेसिव फोर्सेस के अगेंस्ट। देखो इधर इसका वेट लग रहा था, इधर आपने फोर्स लगाया, ये कंप्रेस नहीं हुआ,
इसने इस फोर्स को लेके इसको वापस दे दिया, इसके ग्रेविटी को काउंटर करके इसको ऊपर लिफ्ट कर दिया। सो ये कंप्रेस नहीं हुआ, अगेंस्ट द कंप्रेसिव फोर्सेस ये रेजिस्टेंट था, इसने उसका अपोज किया और इस बॉडी को वापस ऊपर की साइड भेज दिया, इसलिए इसको रेजिस्टेंट बॉडी बोला जाता है। सो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर ये रेजिस्टेंट बॉडी क्या होती है। देखो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, रेजिस्टेंट बॉडी का क्या मतलब होता है और रिजिड बॉडी का क्या मतलब होता है। रिजिड बॉडी का मतलब होता है एक ऐसी बॉडी जो किसी भी वर्किंग लोड के ऊपर, एक ऐसी बॉडी है बेटा जो किसी भी वर्किंग लोड के ऊपर किसी तरह का कोई भी डिफॉर्मेशन एंड डिफ्लेक्शन शो नहीं करता है। एक ऐसी बॉडी जो किसी भी वर्किंग लोड के ऊपर किसी भी तरह का डिफॉर्मेशन एंड डिफ्लेक्शन शो नहीं करता है। एक ऐसी बॉडी जो वर्किंग लोड पर किसी भी तरह का डिफॉर्मेशन एंड डिफ्लेक्शन शो नहीं करता, उसे बोलते हैं रेजिस्टेंट। लेकिन जो किसी भी लोड पर कोई भी डिफॉर्मेशन डिफ्लेक्शन शो नहीं करता, उसे क्या बोला जाता है, रिजिड बॉडी। सो ये जो हाइड्रोलिक फ्लूइड है ना, ये अपनी वर्किंग कंडीशंस में सिर्फ रिजिड की तरह बिहेव कर रहा है, रिजिड है नहीं, रिजिड की तरह बिहेव कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोला जाएगा, रेजिस्टेंट बॉडी। तो अब मेरा जो डेफिनेशन था लिंक का, उसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाइड करूंगा। थोड़ी देर पहले मैंने क्या बोला था कि लिंक को रिजिड होना चाहिए। हमने बोला देखो यार बात ऐसी है कि फोर्स अगर दे रहा हूं तो फोर्स ट्रांसमिट होना चाहिए वर्किंग कंडीशंस में, उसके बाद हो रहा हो या नहीं हो रहा हो हमें कोई मतलब नहीं है। तो हमने बोला कि देखो अगर बॉडी रिजिड आ जाए ना तो मजे मजे, लेकिन अगर रिजिड नहीं हो तो कम से कम उसे रेजिस्टेंट तो होना ही पड़ेगा। आप जेएन के एग्जाम में मान लो 150 कट ऑफ थी, आप क्या सोच रहे हैं, सर मैं तो चाहता हूं 200 में से 190 नंबर आ जाए, 190 मार्क्स आ जाए, या आप चाहते हो पर डजंट मीन कि ऐसा ही होगा। हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि भाई लिंक रिजिड हो, पर रिजिड तो हुआ नहीं। आपने टारगेट किया 190 पर मिला नहीं, तो फिर आप क्या बोलोगे, भाई साहब हमको 150 नंबर दे दो, बस क्वालिफाई हो जाना चाहिए। अगर 150 नहीं आएंगे तो फेल हो जाएंगे हम लोग। हम लिंक के पास गए, हमने कहा भाई तू सिर्फ वर्किंग कंडीशन में अपना काम कर ले, इसके ऊपर जो लोड है वो तो छोड़, वर्किंग कंडीशन में फोर्स ट्रांसमिट कर दे, इतना काम कर देगा तो तेरे को लिंक मान लेंगे। 150 क्रॉस हो गया तो भाई तुम जेएन। तो हमने बोला कि हम चाहते तो है 190 आए पर आ नहीं रहे, तो हमने कहा अगर 150 भी आ रहा है ना तो मैं सेटिस्फाइड हूं। हम चाहते हैं कि बॉडी रिजिड हो, लेकिन अब मिलेगी नहीं ना रिजिड बॉडी। अगर रेजिस्टेंट भी है तो भी हमारा काम चल जाएगा। तो आपका जो डेफिनेशन है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है, अ लिंक नीड नॉट टू बी अ रिजिड बॉडी। ऐसा जरूरी नहीं है कि लिंक को रिजिड ही होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, बट इट मस्ट बी रेजिस्टेंट बॉडी। इट मस्ट बी रेजिस्टेंट बॉडी। जरूरी नहीं है कि वो रिजिड हो, पर हां रेजिस्टेंट तो होना पड़ेगा। अगर रेजिस्टेंट नहीं हुआ तो फिर वो फेल हो गया, फिर वो लिंक ही नहीं है। अगर 150 नहीं आया तो फिर आप फेल हो। बताओ पॉइंट समझ में आया नहीं आया, यस और नो? बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर मैनर में देखो बोर्ड को और मुझे बताओ बात समझ में आई या नहीं आई। सूरज, जो भी मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं वो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और जो मैं बोर्ड पर नहीं लिख रहा हूं तो आप यकीन मानिए उसका कोई कारण है ना। तो आप ऐसा मत सोचिए क्या बोर्ड पे लिखना है क्या बोर्ड पे नहीं लिखना है, आप फोकस कीजिए जो मैं बता रहा हूं, है ना। इस तरीके से तो 4 महीने तक आप थ्योरी ऑफ मशीन पढ़ते रहेंगे, इसलिए फोकस कीजिए। आंख और कान दोनों खुले रहने चाहिए। हर वो जरूरी चीज बोर्ड पर आएगी और हर वो चीज जो जरूरी नहीं है। अभी तो मैं ये पढ़ाते पढ़ाते अभी मैकेनिक्स की बातें भी बताऊंगा, सोम की बातें भी बताऊंगा, ठीक है ना। तो सिर्फ और सिर्फ आप फोकस कीजिए, जो भी जरूरी होगा वो मैं आपको बताऊंगा। आप शायद पहली या दूसरी बार जेएन की तैयारी कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि लाइक मैं पहली बार तैयारी करवा रहा हूं। आप सिर्फ और सिर्फ जो मैं बोर्ड पे लिखता हूं उस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए।
बहुत काम की, इससे जरूरी चीज है, बहुत जरूरी चीज है इससे। ये रिजिड बॉडी है बेटा, ये रेजिस्टेंट बॉडी है। इतनी बार ये टर्म यूज होगी कि आपको खुद को याद हो जाएगी। रिजिड बॉडी और रेजिस्टेंट बॉडी। अब क्वेश्चन को मैं देखो कैसे घुमाता हूं, क्वेश्चन को मैं घुमाता हूं। देखो यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 अभी तो चालू ही किया, लेकिन फिर भी गेट में जेएन में क्वेश्चन आ गया। देखो क्या क्वेश्चन है, अ लिंक शुड बी ए ऑप्शन, रिजिड बी ऑप्शन, रेजिस्टेंट सी ऑप्शन, पता नहीं। सी कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास में, सिर्फ 2 ही ऑप्शन है। बताओ। बी 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 सबका जवाब चाहिए यार, सबका जवाब। एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो पिक्चर की तरह देख रहा हो। मतलब मेरी मेहनत खराब नहीं होनी चाहिए। अगर मेरी मेहनत खराब होगी, हाँ, तो पाप लगेगा, तुम्हें ध्यान रखना। बिल्कुल सबका, एक एक स्टूडेंट का जवाब आना चाहिए यार। यहां पर आप मेरे खुद के एफर्ट को देखकर खुद से जवाब देने लग जाओगे, मुझे पता है। अगर आप, हाँ बिल्कुल, तो एक भी स्टूडेंट, भले आप सोचने के लिए 10 सेकंड लो, पर आंसर सबका आना चाहिए। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 2। अब कहानी में थोड़ा ट्विस्ट आएगा। अ लिंक मस्ट बी ए रिजिड बॉडी, मतलब बॉडी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बी रेजिस्टेंट बॉडी, सी पता नहीं। भाई जिसको नहीं पता वो सी भी लिख देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर ऑप्शन जरूर, रिप्लाई जरूर करना। सोचिए, समझिए और जवाब दीजिए। सोचिए, समझिए, जवाब दीजिए। फर्स्ट का ए मधु कुमारी, फर्स्ट का ए, सेकंड का बी। बाकी सभी लोग ए बता रहे। चलिए, मेरे ख्याल से सभी ने जवाब दे दिया, बहुत सारे जवाब आ गए यार। जवाब दो और अपनी प्रेजेंट लगाओ ऐसे बिल्कुल कि सर हाँ हमने फीस जमा कराई है, ये हमारा आंसर है, और बताओ हमारा आंसर सही है कि गलत है। गलत है तो क्यों गलत है। आप फीस जमा करा देते हो, फिर जवाब ववाब भी नहीं देते हो, एकदम ऐसे बैठ जाओगे कि भाई हाँ चल रही है पिक्चर, तो तुम अपना पैसा वसूल नहीं कर रहे हो फिर। हाँ ये हुई ना बात। अब आंसर्स आने लगे हैं सबके, एकदम डंके की चोट पे कहो सर ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, गलत है तो बताओ क्यों गलत है। चलो अब सुनते हैं। देखो 2 टर्म आ रही है, एक है शुड बी, ये बोलता है भाई क्या होना चाहिए। एक होता है मस्ट कंडीशन, ये तो होना ही चाहिए। क्या होना चाहिए, सजेशन। सर 190 नंबर लाना चाहता हूं मैं, तो सर ने बोला भाई 150 तो लाने ही पड़ेंगे। 150 मस्ट कंडीशन है, 190 आपकी डिजायर है, आपकी चाहत है। सो लिंक के लिए डिजायर, उसकी चाहत क्या है कि भाई वो रिजिट हो। लिंक शुड बी रिजिट, वो ये चाहता है। सर ये कब से चाहने लग गया, जरा बताओ, इधर देखो। शब्दों का खेल है।
इधर देखो, भाई वो चाहता तो है कि भाई रिजिड बॉडी के ऊपर रिजिड मिलेगा ही नहीं ना, तो उसको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा रेजिस्टेंट पर। बोलिए सभी स्टूडेंट्स, पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ तो बताओ, और क्लियर करेंगे। लेकिन ये बैटरी जरूर क्लियर हो गई, दूसरी लगा के लानी पड़ेगी। बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हो गया? हाँ बिल्कुल क्लियर होना चाहिए ऐसे, बिल्कुल मजे तो लेने ही है, तुमने फीस ऐसे थोड़े जमा कराई है। थ्योरी ऑफ मशीन पढ़ के तुम वापस जाके सेंटर पे जाके बोलोगे सर अभी जाके फीस वसूल हुई है हमारी। चलो समझ गए, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सो क्या क्या देख लिया हमने, क्या क्या हमने देख लिया, जरा देखते हैं। हमने बात की थी सर काइनेमेटिक लिंक क्या होता है, तो उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा की। हमने बात किया सर किस टाइप के होते हैं, उसके बारे में चर्चा कर ली। ये भी उसका टाइप है, इसके बारे में भी चर्चा कर ली। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब काइनेमेटिक लिंक से आप दूसरे पॉइंट पर जाएंगे, और वो जो दूसरा पॉइंट है वो कौन है? काइनेमेटिक पेयर। देखो बेटा काइनेमेटिक पेयर क्या होता है। ऑफ कोर्स आप क्या करोगे, इन काइनेमेटिक लिंक को आपस में कनेक्ट करके, इन काइनेमेटिक लिंक्स को आपस में कनेक्ट करोगे। जब कनेक्ट करोगे तो हो सकता है आप 2 लिंक को कनेक्ट करो, हो सकता है आप 3 लिंक को कनेक्ट करो, हो सकता है आप 4 लिंक को कनेक्ट करो। इस तरीके से कनेक्ट करोगे कि उनके बीच में रिलेटिव मोशन रहे। जैसे कि ये लिंक और ये लिंक दोनों को पिन से आपने कनेक्ट कर दिया, दोनों को पिन से कनेक्ट कर दिया, तो ये अलग ये अलग, तो एक लिंक 2 लिंक यहां पर कनेक्ट हो रहे हैं, तो ये एक पेयर है। ये क्या बना बेटा? एक पेयर बना। आप इसको लेकर आए, इसको लेकर आए और वेल्डिंग कर दी, यहां पर वेल्डिंग कर दी। अब वेल्डिंग कर दोगे तो ये दोनों मिलकर एक ही बन गया। पेयर कैसे बनेगा? अरे पेयर बनाने के लिए कम से कम 2 आदमी तो चाहिए ना, 2 लोग तो चाहिए होंगे ना। आप बोलते हो शादी का जोड़ा, जोड़ा मतलब पेयर ही होता है। सो एक आदमी खुद से शादी थोड़े कर सकता है, खुद ही आके खड़ा हो गया और बोल रहा है कि हां मैं ही हूं शादी का जोड़ा, नहीं हो सकता ना। जोड़ा मीन्स पेयर, पेयर मतलब कम से कम 2 तो होना चाहिए, मिनिमम 2, मिनिमम 2। अब मिनिमम 2 को भी तो डिफाइन करना पड़ेगा ना। कैसे? एक लिंक दूसरा लिंक, आपने दोनों को मिलाया। अब दोनों को आपने अगर इस तरीके से मिला दिया कि दोनों एक ही बन गए, कैसे? कैसे मैं बताता हूं। आपके घर पे सीजर होगा, कैंची, उसको जाकर देखो कैसी होती है। शायद कुछ ऐसी होती होगी यार, अब याद तो आ नहीं रही, कुछ ऐसा कुछ ऐसे कुछ होती है शायद, है ना? अरे यार बहुत सही ड्राइंग बना दी मैंने। ऐसे कुछ होती है और यहां एक पिन लगी होती है, ऐसे कुछ होता है ना। तो अगर एक हाथ से आप इसको पकड़ लो और इसको फ्रीली मूव करवाओ, ये मूव करेगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अगली बार आप इसे पकड़ लो और इसको फ्रीली मूव करवाओ, ये मूव करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन प्रेजेंट है। ये एक अलग लिंक है और ये एक अलग लिंक है, 2 लिंक है टोटल। आप में से अभी कुछ बच्चे बिस्तर पे सोते सोते क्लास देख रहे होंगे, पर कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो समझदार होंगे, उन्होंने एक चेयर खरीदी होगी, और उस चेयर में क्या खास बात रही है मैं आपको बताता हूं। उस चेयर के अंदर यहां पर लगा होगा एक मेटेलिक पार्ट, ऐसे करके, और यहां पर उन्होंने बढ़िया से इसके ऊपर लगवा लिया होगा गद्दा, नहीं तो लकड़ी से ये बनवा रखा होगा, वॉटेवर जिससे भी बनवा रखा होगा। सो देखो बेटा, ये मेटेलिक पार्ट कहीं और बन के आया होगा, ये जो वुडन पार्ट है ये कहीं और बन के आया होगा।
लेकिन अब आपने क्या कर दिया बेटा, अब आपने क्या कर दिया, इनको नट बोल्ट की मदद से ऐसे कनेक्ट कर दिया, वेल्डिंग की मदद से ऐसे कनेक्ट कर दिया, नट बोल्ट वेल्डिंग सबको जोड़ जाड़ के, कि अब अगर आप इसको पकड़ के खींचोगे ना इधर, तो पूरी चेयर एक साथ आ जाएगी। जबकि पहले अलग अलग थे, लेकिन अब अलग अलग रहे नहीं है। तो ये एक सिंगल बॉडी बन गई, जबकि ये अभी भी दो लिंक है। तो कनेक्शन कुछ ऐसा होना चाहिए कि अभी भी दो बॉडीज रहे वो, तो ये पेयर ऑफ टू लिंक का ध्यान रखना, लेकिन ये एक सिंगल यूनिट है। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? सो कनेक्शन ऐसा होना चाहिए कि वो दोनों अलग अलग यूनिट रहे, एक यूनिट नहीं रहे। अलग अलग यूनिट कब होगी? जब उनके बीच में अभी भी रिलेटिव मोशन होगा, जब उनके बीच में अभी भी रिलेटिव मोशन होगा। अब रिलेटिव मोशन इस तरह के कनेक्शन में तो होगा नहीं, इस तरह के कनेक्शन में होगा। अभी मैं बताऊंगा किस किस तरह के कनेक्शंस आप दे पाओगे। चलो ये थोड़ा सा हटा देते हैं। तो आपने लिखा काइनेमेटिक पेयर के बारे में, इधर लिख देते हैं काइनेमेटिक पेयर, इधर लिखते हैं ना, ये जगह है। कनेक्शन कॉम्बिनेशन ऑफ टू और more links in which motion transmit from input link to output link known as काइनेमेटिक पेयर, नोन एज काइनेमेटिक पेयर। चलिए बताइए ये पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बताएंगे सभी स्टूडेंट्स, ये पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सभी स्टूडेंट्स एक बार जल्दी से बोल दो, ये पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ओके, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। तो अब चलते हैं बेटा इसके क्लासिफिकेशन के ऊपर। सो यहां बात कर रहे हैं हम लोग, डेफिनेशन वहां लिख दी है, अब यहां बात कर रहे हैं बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ काइनेमेटिक पेयर। क्लासिफिकेशन ऑफ काइनेमेटिक पेयर। देखिए बेटा, काइनेमेटिक पेयर की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले इसे क्लासिफाइड किया जाता है नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। नंबर टू नेचर ऑफ रिलेटिव मोशन। नंबर थ्री नेचर ऑफ कॉन्टेक्ट। नंबर फोर नेचर ऑफ मैकेनिकल कंस्ट्रेंट। ये चार पैरामीटर बोल सकते हो या चार स्टैंडर्ड बोल सकते हो, जिसके बेसिस पर हम लोग काइनेमेटिक पेयर को क्लासिफाइड करने वाले हैं। देखिए यहां पर अगर पहला पॉइंट मैं आपको बताऊं तो वो है नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। सो पहला जो क्लासिफिकेशन है वो किसके ऊपर आ रहा है? नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब इसको पढ़ने के लिए ये जानना जरूरी है कि सर ये डिग्री ऑफ फ्रीडम होता क्या है। इसको पढ़ने के लिए ये जानना जरूरी है कि ये जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है ये क्या चीज है। अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम की हम लोग बात करें तो आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर ये बताएं डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है,
तब तक 1 मिनट में मैं वापस लौट के आता हूं, आप जल्दी से सभी लोग अपना अपना रेस्पॉन्स देंगे। सो मेरे ख्याल से कुछ आंसर्स आए हैं, जिसमें सूरज ने तो बोल दिया नहीं पता सर। चलो, कुल मिला के सूरज ने जवाब तो दिया, बाकी कुछ लोगों ने आंसर भी बताया, लेकिन कुछ लोगों का अभी भी कोई जवाब नहीं आया। ऐसा मत करो। मोशन कितने डायरेक्शन में कर सकते हैं? प्रिंस ने बहुत ही सिंपल वर्ड्स में बताया। परमेश्वर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल टू डिस्क्राइब द मोशन। ओके ऋतिक, the number of independent coordinates required to describe desired motion. Okay, number of motion on how many independent parameters or output depends. Okay, link with impose certain constraints on relative motion, minimum number of independent variables. ओके 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 ऑलमोस्ट सबने बड़े प्यारे प्यारे आंसर दिया है। किसी का आंसर भी ऐसा नहीं है कि लाइक एकदम डिजास्टर की बहुत ही ज्यादा बेकार, सबके आंसर्स अच्छे लग रहे हैं। अगर हम लोग देखें यहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, इस वर्ड का मीनिंग निकालते हैं सबसे पहले तो। फ्रीडम मतलब आजादी, डिग्री मतलब डायमेंशन। हम पढ़ रहे हैं काइनेमेटिक्स, तो किसकी आजादी, किसकी आजादी की बात हो रही है? घूमने फिरने की, मोशन की। सो आपके मोशन को कितनी डायमेंशन में मूव करने की आजादी है, फ्रीडम है, वही आपके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम है। सो बहुत ही सिंपल वर्ड्स में मैंने आपको बताया है कि आपका जो बॉडी है उसको, आपके पास जो बॉडी है उसको कितनी डायमेंशन में मूव करने का फ्रीडम है। सो 2 पॉइंट आया सर, कितनी डायमेंशन में और मूव। तो हमें इन दोनों पॉइंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, दोनों पॉइंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। एक तो डायमेंशन है कितनी, ऊपर से मूवमेंट कितने हो सकते हैं। सो हमने कहा डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या है? फ्रीडम ऑफ मूवमेंट इन अलाउड डायरेक्शंस। हमने बोला कि यार एक तो ये पता करो कि भाई मूवमेंट कितने हो सकते हैं, एक ये पता करो डायरेक्शन कितनी हो सकती है। तो आपने बोला सर अगर डायरेक्शन की हम बात करें तो जब मैं बात करूंगा स्पेस, तो स्पेस के लिए आपके पास में 3 डायरेक्शन हो सकती है। एक होता है एक्स एक्सिस, एक होता है वाई एक्सिस, एक होता है जेड एक्सिस।
अब आप में से 50% स्टूडेंट अभी स्पेस का मतलब नहीं समझते हो। स्पेस का मतलब जीरो ग्रेविटी की बात नहीं कर रहा हूं भाई। स्पेस का सिंपल सा मतलब है जहां कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ये एक प्लेन है, प्लेन के ऊपर मार्कर को रख दिया। सो ये आपके पास में बेसिकली ये देखो, ये आपके पास में एक प्लेन के ऊपर रखा है, ये स्पेस नहीं है। जब ये हवा में है, अभी मैंने होल्ड कर रखा है, अभी से होल्ड कर रखा है, अगर मेरा हाथ भी नहीं हो, तो जब ये हवा में होगा तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगी, तो आप उसे बोल देते हो स्पेस। सो स्पेस का मतलब होता है नो रेस्ट्रिक्शन, ओके। सो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ये 3 एक्सिस है जिनको आप डायरेक्शन मान सकते हो। अब बात करते हैं मूवमेंट मतलब मोशन। बचपन से हमें बताया गया है कि मोशन एक तो हो सकता है भाई ट्रांसलेशन, एक हो सकता है रोटेशन। अब ये ट्रांसलेशन क्या होता है, रोटेशन क्या होता है, आपको पता है मैंने यूट्यूब पर मैकेनिक्स के काफी सेशन ले रखे हैं। जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता है, जो अभी भी मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं है, वो सर्च करना आज जाकर प्रैक्टिस सेशन फॉर मैकेनिकल, और नहीं मिले तो ये टोल फ्री नंबर पे व्हाट्सएप करना है, फोन नहीं करना है बेटा, मैं क्लास में रहता हूं तो डिस्टरबेंस होता है। इस पे व्हाट्सएप कर देना, मैं ग्रुप का लिंक शेयर कर दूंगा। बाकी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट उसमें ऑलरेडी ऐड हो। सो उसके अंदर मैंने आपको और अच्छे से समझाया रोटेशन क्या होता है, ट्रांसलेशन क्या होता है। मैकेनिक्स के भी मैंने बहुत सारे सेशन ले रखे हैं, उसमें बता रखा है। सो आपके पास मोशन कैसा हो सकता है, ट्रांसलेशन हो सकता है, मोशन कैसा हो सकता है, रोटेशन हो सकता है। लेकिन एक और मोशन होता है जिसे हम बोलते हैं जनरल मोशन। अब ये जनरल मोशन का क्या मतलब होता है बेटा, जनरल मोशन का मतलब होता है जिसमें ट्रांसलेशन भी हो और रोटेशन भी हो। तो हमने कहा कि यार जब मैंने ट्रांसलेशन को इंडिविजुअली कंसीडर कर लिया, रोटेशन को इंडिविजुअली कंसीडर कर लिया, तो फिर ऐसे कंडीशन में जनरल मोशन को कंसीडर करने की क्या जरूरत है, इसलिए जनरल मोशन को हमने कंसीडर नहीं किया। बाकी जनरल मोशन कोई नई चीज नहीं है। देखो ये मार्कर मैंने फेंक के आपकी साइड मारा, तो ये मार्कर देखो कैसे आ रहा है, ये मार्कर आगे भी जा रहा है और रोटेट भी कर रहा है, ट्रांसलेट भी कर रहा है और रोटेट भी कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इस मार्कर के पास में जनरल मोशन है। तो जनरल मोशन कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन ये सब मैकेनिक्स में आता है और मैंने इसके ऊपर सेशन ले भी रखे और मैंने आपके ग्रुप में शेयर भी किया था कि ये सब चीजें पढ़ लो ताकि आगे टेक्निकल पढ़ने में आपको काफी मदद मिलेगी। नहीं पढ़ा हो आपने तो मैंने बता दिया है, वहां से पढ़ लेना। फिर भी दिक्कत आती है तो मेरा टोल फ्री नंबर आपके पास हमेशा अवेलेबल है। सो मोशन 2 टाइप के हैं आपके पास में, ट्रांसलेशन और रोटेशन। डायरेक्शन 3 है। हमने कहा जरा बॉडी को मूव करवाते हैं। मान लो अगर 3 डायमेंशन है, 2 मोशन है, तो बताओ किसी बॉडी को अगर स्पेस में लेकर जाएं, किसी बॉडी को अगर स्पेस में लेकर जाएं तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होना चाहिए, बोलो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होना चाहिए। किसी बॉडी को अगर स्पेस में लेकर जाएं तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होना चाहिए। एक्स, वाई और जेड। 6 ओके अभी देखते हैं। सो ये बन गया एक्स वाई जेड। सो अब बॉडी कैसे कैसे मूव कर सकती है, सर बॉडी मूव कर सकती है एक्स के अलोंग ट्रांसलेट कर सकती है, बॉडी वाई के अलोंग ट्रांसलेट कर सकती है, बॉडी जेड के अलोंग ट्रांसलेट कर सकती है। अभी हम स्पेस में सो फॉर स्पेस बॉडी कैन ट्रांसलेट along x-axis, y-axis and z-axis। तो आपको पता चल गया 3 ट्रांसलेटरी डिग्री ऑफ फ्रीडम इस बॉडी के पास में होगी।
अभी तक श्रवण तुमने ढंग का कनेक्शन नहीं लिया, 4 महीने हो गए उस बात को, अभी भी तुम्हारा वीडियो स्टॉप ही हो रहा है। हमें बाकी स्टूडेंट का वीडियो चल रहा है कि स्टॉप हो गया? इंडस्ट्रियल में भी तुम्हारा वीडियो स्टॉप ही होता रहता था, चल रहा है ना? हाँ चल रहा है, चल रहा है। अभी तुम्हें वाईफाई कनेक्शन की जरूरत है। इतना अच्छा टॉपिक चल रहा था, तुमने बोल दिया वीडियो स्टॉप हो गया। आ जाओ, वापस आ जाओ। सो 3 डायमेंशन में बॉडी क्या कर सकती है बेटा? ट्रांसलेट कर सकती है। आगे सुनो बेटा, आगे सुनो, मजेदार कहानी। हमने कहा कि बॉडी रोटेट भी तो कर सकती है। दूसरा पॉइंट, दूसरा, ये तो बहुत ही काम का पॉइंट है बेटा। बॉडी एक्स के अबाउट रोटेट कर रही है। अब रोटेशन सीखते हैं बेटा, रोटेशन सीखते हैं। देखो ध्यान से देखना, ये एक्स है ना, ये एक्स, देखो यार, ये एक्स है ना, ये एक्स, ये देखो कैसे रोटेट कर रहा होगा। ये ऐसे ऐसे ही तो बॉडी रोटेट कर रही है ना एक्स के अबाउट। बोलो यस और नो, दिखाई दे रहा है ना? दिखाई दे रहा है ना? आपको समझ में आ रहा है एक्स के अबाउट कैसे रोटेट कर रही होगी बॉडी? बेटा अगर ये एक्स के अबाउट बॉडी रोटेट कर रही है तो ये कौन सा प्लेन है जो रोटेट कर रहा है? वाई जेड प्लेन है। ये कौन सा प्लेन है जो रोटेट कर रहा है? ये वाई जेड प्लेन है, वाई जेड। बोलो यस और नो, वाई जेड। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अरे समझ गए, बहुत जल्दी समझ गए, बहुत जल्दी। सो आपने बोला सर अगर आप बोल रहे हो एक्स के अबाउट रोटेशन हो रहा है तो कौन सा प्लेन है जो रोटेशन कर रहा होगा? वाई जेड प्लेन। तो हमने यहां लिख दिया रोटेशन भी हो रहा होगा, रोटेशन अबाउट एक्स एक्सिस। तो कौन सा प्लेन रोटेट कर रहा होगा बेटा? वाई जेड। हमने कहा सर अगर ये रोटेट कर रहा है तो जब वाई के अबाउट बॉडी रोटेट कर रही होगी तो कौन सा प्लेन रोटेट कर रहा होगा? जब वाई के अबाउट बॉडी रोटेट कर रही होगी तो कौन सा प्लेन रोटेट कर रहा होगा? बताओ यार, बताओ बताओ, जल्दी से बता दो कौन सा प्लेन रोटेट कर रहा होगा। तो जब वाई के अबाउट बॉडी रोटेट कर रही होगी तो एक्स जेड वो प्लेन होगा जो रोटेट कर रहा होगा। एक्स जेड वो प्लेन होगा जो रोटेट कर रहा होगा। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। अगर z के अबाउट, अगर z के अबाउट बॉडी रोटेट कर रही होगी, z के अबाउट अगर बॉडी रोटेट कर रही होगी तो ऐसी कंडीशन में, ऐसी कंडीशन में ये देखो ना, यहां देखो, ये z के अबाउट, ये देखो, ये लो, है ना? तो बेसिकली एक्स वाई वो प्लेन होगा जो रोटेट कर रहा होगा। एक्स वाई वो प्लेन होगा जो रोटेट कर रहा होगा। तो आपने बोला सर इसका मतलब 3 रोटरी डिग्री ऑफ फ्रीडम भी होगा, 3 रोटरी डिग्री ऑफ फ्रीडम भी होगा। सो टोटल अगर आप देखें तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो आ रहा है वो कितना आ रहा है आपके पास में? 6। टोटल जो डिग्री ऑफ फ्रीडम आ रहा है बेटा वो कितना आ रहा है आपके पास में? 6। मेरे ख्याल से सभी को क्लियर हो गया, मेरे ख्याल से सभी को क्लियर हो गया। गंगाराम कौन सा पॉइंट रिपीट करना है बताओ, कौन सा पॉइंट रिपीट करना है? कंप्लीट तो रिपीट नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये तो रिकॉर्डेड पड़ा रहता है ना आपके पास। रोटेशन रिपीट करना है, ठीक है। हमने बोला कि अगर एक्स एक्सिस के अबाउट आपकी बॉडी रोटेट कर रही होगी तो उसमें वाई जेड प्लेन जो है वो रोटेट करता है। अभी बताया ना, ये देखो, अगर ये एक्स है तो ये वाई जेड प्लेन, अगर ये वाई है तो ये एक्स जेड प्लेन, अगर ये जेड है, अगर ये जेड है, अभी जनरल मोशन का एग्जांपल बताता हूं सूरज, तो ये एक्स वाई प्लेन। हाँ गंगाराम, सूरज अभी 10 मिनट में जनरल मोशन का एग्जांपल दूंगा, 10 मिनट लगेगा, है ना? पहले मुझे ये फिनिश करने दो। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ गया बेटा? 6। आपको याद होगा आप जब प्रोडक्शन पढ़ते हैं बेटा तो प्रोडक्शन पढ़ते टाइम इसी डिग्री ऑफ फ्रीडम को 12 लिखा जाता है। प्रोडक्शन में जब आप पढ़ते हैं तो बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम 12 होता है टोटल,
है ना। इसका कारण क्या होता है कि जब आप थ्योरी ऑफ मशीन में पढ़ रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में हमने तो बोल दिया भाई एक्स के अलोंग जो मूवमेंट है वो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, वाई के अलोंग जो मूवमेंट है बेटा वो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, और जेड के अलोंग जो मूवमेंट है वो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। लेकिन अगर प्रोडक्शन की बात करेंगे तो वहां पर सीएनसी और एनसी मशीन्स होती है। उन मशीन को अगर आपको कोई इंस्ट्रक्शन देना है तो आपने उसको बोला एक्स के अलोंग मूव करो, तो टूल यहां इंतजार कर रहा है भाई एक्स के अलोंग मूव तो करो, इधर जाऊं कि इधर जाऊं। तो आपने बोला भाई फॉरवर्ड जाओ, तो उसके लिए ये 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया। आपने बोला बैकवर्ड जाओ, तो उसके लिए ये भी 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया। तो हमने तो बोला एक्स के अलोंग जो मूवमेंट है वो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, लेकिन मशीन के लिए ये अलग मूवमेंट है और ये अलग मूवमेंट है, इसलिए उसमें एक ट्रांसलेशन को 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम मानता है। y के अलोंग ट्रांसलेशन को 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम मानेगा, z के अलोंग ट्रांसलेशन को 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम मानेगा। सो बेसिकली ये जो 3 ट्रांसलेटरी डिग्री ऑफ फ्रीडम है प्रोडक्शन में 6 हो जाती है। अब टूल को आपने बोला क्लॉकवाइज मूवमेंट, टूल को आपने बोला एक्स के अबाउट रोटेशन, एक्स के अबाउट रोटेशन होगा तो उसको बताना पड़ेगा क्लॉकवाइज रोटेशन या काउंटर क्लॉकवाइज। तो उसके लिए एक रोटेशन 2 रोटेशन के बराबर है, तो उसका ये जो 3 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है ये 6 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाता है। तो 6 + 6 12 हो जाएगा। रणधीर 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम यहां पर है बेटा, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम यहां पर है, तो टोटल 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया ना। 3 + 3 देखो ऐसे काउंट करो, 1 2 3, फिर से 4 5 6। बताओ क्लियर हुआ नहीं हुआ? सभी स्टूडेंट्स एक बार बता दो भाई जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब पॉइंट को समझिए बेटा, पॉइंट को समझिए। एक्चुअल में क्या होता है कि आप जो चैप्टर का नाम आपने लिखा वो है सिंपल मैकेनिज्म। इस सिंपल वर्ड का क्या मतलब है? अब मतलब पढ़ोगे नहीं तुम, ये सब बातें करते रहोगे, एग्जाम में क्या पूछेगा। मैंने आपको बोला है कि जब इंस्ट्रक्शन देना होता है एनसी सीएनसी मशीन को, है ना, तब आपको उसे बताना पड़ेगा। तो वहां पर मशीन 12 डिग्री ऑफ फ्रीडम समझता है, पर अगर एग्जाम में वो हमसे पूछेगा तो डिग्री ऑफ फ्रीडम तो 6 ही होता है ना। क्लियर है? अगर एग्जाम में कहीं पर भी एनसी सीएनसी मशीन की बात हो रही है तो उसके लिए आपको प्रोडक्शन में 12 बताया गया होगा। पहले तो ये बताओ प्रोडक्शन में 12 था या नहीं था? कहीं पता चले आपने वहां पर भी 6 पढ़ा हो। प्रोडक्शन पढ़ा कि नहीं पढ़ा ये बताओ पहले तो। था ना? हाँ चलो, किसी ने तो हाँ बोला। अच्छा नहीं हुआ है, ठीक है कोई बात नहीं, जिनका नहीं हुआ है होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इंटरप्ट मत करना, थोड़ी देर के लिए फिर से सुनिए। हमने सब्जेक्ट चैप्टर का जो नाम लिखा है वो लिखा है सिंपल मैकेनिज्म। सिंपल मैकेनिज्म का मतलब, ये जो सिंपल वर्ड आया, सिंपल का क्या मतलब हुआ भाई? सिंपल का मतलब क्या? डिफिकल्ट क्या होता है, सिंपल क्या होता है? ऐसा तो नहीं होगा सिंपल का मतलब आसान, ऐसा तो सिंपल नहीं है वो। उस सिंपल का मतलब एक्चुअल में है प्लानर। आप प्लानर मैकेनिज्म बोलो या सिंपल मैकेनिज्म बोलो एक ही बात है। आप प्लानर मैकेनिज्म बोलो या सिंपल मैकेनिज्म बोलो बेटा एक ही बात है। सो आपने अभी जो मोशन सीखा है वो स्पेस का मोशन है। हमें यह जानना है कि अगर एक बॉडी को स्पेस में रखा जाएगा तो 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। अगर उसको किसी प्लेन में ले आऊं, एक्स वाई प्लेन के अंदर या वाई जेड प्लेन के अंदर या जेड एक्स प्लेन के अंदर, तो ऐसी कंडीशन में उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? तो अब मैं आपसे वापस पूछता हूं, जब एक बॉडी को आप स्पेस में लेके गए तो उसका 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। अगर उसे आप किसी प्लेन में ले आओगे लाइक एक्स वाई प्लेन में, तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा?
सतीश 3 मधु कुमारी, ओके 3 3 4 3 3 4। अब देखो ये पॉइंट जो है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो पॉइंट है बेटा ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे? इन प्लैनर मोशन, इन प्लैनर मोशन, प्लैनर मोशन की अगर हम लोग बात करें तो देखिए किसी पर्टिकुलर प्लेन में आप जाओगे, लेट अस सपोज आप हो एक्स वाई प्लेन में, हमने ऐसा मान लिया कि आप हो मान लो इन एक्स वाई प्लेन, ऐसा मान लिया हमने, किसी भी प्लेन में आप बात कर सकते थे। तो सबसे पहली चीज तो अगर आप एक्स वाई प्लेन के अंदर हो तो अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस ट्रांसलेशन होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रांसलेशन होगा, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो यस और नो, ट्रांसलेशन होगा, कोई दिक्कत नहीं है। है ना? चलो अब देखो, अगर मैं बात करूं यहां पर रोटेशन की, तो हमको लगता है कि सर एक्स के अबाउट रोटेशन भी होगा और वाई के अबाउट रोटेशन भी होगा। देखो बेटा, अगर एक्स के अबाउट रोटेशन हुआ तो बॉडी कौन से प्लेन में चली गई, जो मोशन होगा वो कौन से प्लेन में होगा? अगर एक्स के अबाउट अगर रोटेशन होता है तो वाई जेड प्लेन रोटेट करता है, लेकिन मोशन होना चाहिए प्लैनर, मतलब सिर्फ एक्स वाई प्लेन मूव कर सकता है। सो वाई जेड में बॉडी जाके कैसे मूव कर सकती है? मूव ही नहीं कर सकती। इसका मतलब एक्स के अबाउट रोटेशन नहीं हो सकता। वाई के अबाउट अगर रोटेशन होता है बेटा, ये वाई के अबाउट रोटेशन है, तो एक्स जेड प्लेन रोटेट करेगा और सिर्फ एक्स वाई प्लेन ही रोटेट कर सकता है। अगर एक्स जेड प्लेन रोटेट करता है तो फिर वो प्लैनर मोशन नहीं रहता है, इसलिए आपने बोला वाई के अबाउट भी बॉडी रोटेट नहीं करेगी। फिर आता है आपके पास में अबाउट जेड एक्सिस। अगर आप जेड एक्सिस के अबाउट रोटेशन देखते हैं बेटा, अगर आप जेड एक्सिस के अबाउट रोटेशन देखते हैं तो ऐसी कंडीशन में, अगर आप जेड एक्सिस के अबाउट रोटेशन देखते हैं तो ऐसी कंडीशन में कौन सा प्लेन है जो रोटेट करेगा? सर एक्स वाई प्लेन है जो रोटेट करेगा, एक्स वाई प्लेन है जो रोटेट करेगा, सॉरी ये है एक्स वाई प्लेन है जो रोटेट करेगा, और एक्स वाई प्लेन तो रोटेट कर सकता है, तो इसका मतलब ये वाला रोटेशन अलाउ है। सो एक्चुअल में जब आप प्लैनर मोशन की बात करते हैं तो 2t प्लस r टोटल 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है एक बॉडी का। हमें ये गलतफहमी होती है कि 2 ट्रांसलेशन और 2 रोटेशन हो सकता है। नहीं, रोटेशन सिर्फ एक हो सकता है, वो भी जो प्लेन आप ले रहे हो उसके जो भी परपेंडिकुलर एक्सिस होगा ना उसके अबाउट। अब मैं आपको 1 मिनट देता हूं, अगर कोई डाउट है तो पूछो। क्लियर है तो क्लियर लिख दो बेटा जल्दी से, क्लियर है तो क्लियर लिख दो जल्दी से। प्रिंस फिर से रिपीट कर देते बेटा। चलिए, हाँ भाई, बाकी स्टूडेंट्स या तो क्लियर है या क्लियर नहीं है? फोर क्यों होगा सूरज? 4 क्यों होगा? कारण बताओ 4 क्यों होगा? एक x के अबाउट ट्रांसलेशन हो सकता है, एक y के अबाउट हो सकता है। 4 क्यों होगा? मैक्सिमम ही 3t है। ठीक है, रिपीट कर रहे हैं, ये सूरज का डाउट क्लियर कर देते हैं। मैक्सिमम में 3t है तो प्लैनर में 4 कैसे हो जाएगा? अब वो वाला लॉजिक यहां मत लगाओ कि इधर और इधर इसको 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम मान रहे हो। अलोंग एक्स एक्सिस टू, नहीं वो यार सूरज कैसी बात कर रहे हो? अभी अभी आपको बताया मैंने
कि ये काम मशीन का होता है जब एनसी सीएनसी मशीन आप पढ़ते हो प्रोडक्शन में? हाँ, यहां तो सिंगल ही होगा ना। हाँ, ऐसा मिक्स मत करो यार, मैं एक्स्ट्रा नॉलेज देने की कोशिश कर रहा हूं, आप एक्स्ट्रा नॉलेज को मिक्स कर रहे हो। कोई सा भी प्लेन ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपका जो मन करे वो प्लेन लो। देखो फिर से बता रहा हूं, है ना। देखो एक चीज, डाउट पूछने के लिए कोई मना ही नहीं है, पर एक चीज आप ध्यान रखना, जो भी चीजें हो उनको कोशिश करो कि आप थोड़ा सा ना कॉन्सेंट्रेट होके समझने की कोशिश करो। अगर कोई बात आपको समझ नहीं आती है तो कोई दिक्कत नहीं है, सर रिपीट करेंगे, पर हर एक मिनट इंपॉर्टेंट रहता है हमारे लिए। जैसे 2 घंटे क्लास है, ये एक्चुअल में क्लास 1 घंटे और 45 मिनट की रहती है। सो हम कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा चीजें डिलीवर करें। तो आपका अगर कोई डाउट है तो आप, जेन्युइन डाउट है तो आप पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ऐसा है कि आपने क्लास चालू करके आप फिर चाय लेने चले गए, पानी का बोतल लेने चले गए, घूमने फिरने चले गए, फिर वापस आके अगर आप ऐसा बोल देते हो कि सर एक बार रिपीट कर दो, तो उससे आप ही का समय वेस्ट होगा, है ना। तो आप ये चीज थोड़ी सी अवॉइड करना और कॉन्सेंट्रेट करना। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप में से ऐसा कोई नहीं कर रहा होगा। चलिए फोकस कर रहा हूं मैं फिर से, है ना। फिर से एक बार सभी लोग सुनेंगे, फिर से एक बार सभी लोग सुनेंगे। अगर कोई पॉइंट डिफिकल्ट होता है तो रिकॉर्डेड आपके पास अवेलेबल होता है, तो आप 2-3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार सुन सकते हैं उसे, है ना। चलिए फोकस कीजिए एक बार बेटा फिर से। हमने बोला कि सर अगर प्लैनर मोशन की चर्चा की जाए, बेटा अगर प्लैनर मोशन की चर्चा की जाए तो प्लैनर कौन से प्लेन में ले रहे हो आप? किसी एक प्लेन में लोगे, किसी एक प्लेन में लोगे। हमने बोल दिया एक्स वाई प्लेन। अभी एक स्टूडेंट ने बोला कि सर वाई जेड प्लेन ले सकते, कोई सा भी प्लेन ले सकते हैं, एक प्लेन में लेना है बस। हमने एक प्लेन ले लिया एक्स वाई प्लेन, है ना। एक्स वाई प्लेन लेने के बाद में आपने बोला कि सर मोशन कैसे कैसे हो सकता है। हमने कहा बॉडी, अगर मान लो ये बोर्ड है ना, ये बोर्ड, आप तो सिर्फ ये बोर्ड देख लो, ये बोर्ड जो है ये एक्स वाई प्लेन में ना, और ये जो मेरा मोबाइल फोन है ये आपकी बॉडी है। दिखाई दे रहा है कि ये विजिबल है क्या? ऐसे तो विजिबल है नहीं, ये तो ये पेपर लेके आते हैं, ये ज्यादा विजिबल है, ये ज्यादा विजिबल है। ये एक्स वाई प्लेन है, बॉडी इससे बाहर नहीं जानी चाहिए, बॉडी जो है वो इससे बाहर नहीं जानी चाहिए। तो हमने बोला देखो एक्स के अलोंग ट्रांसलेट कर सकता है ना, कोई समस्या? बोलो यस और नो, जल्दी बोलो। एक्स के अलोंग ट्रांसलेट कर सकता है, कोई समस्या? यस और नो? नहीं। क्लियर ना? क्लियर, यस यस। क्लियर है तो यस लिखो, क्लियर है तो यस लिखो जल्दी से। वेरी गुड वेरी गुड, जल्दी से यस लिख दो, जल्दी से। ये बॉडी वाई के अलोंग भी ट्रांसलेट कर सकता है, ये बॉडी वाई के अलोंग भी ट्रांसलेट कर सकता है। क्लियर? जल्दी बोलो यस और नो, यस और नो। वेरी गुड। अब ये बॉडी जो है ये देखो ऐसे रोटेट कर रहा है, तो बाहर की साइड ध्यान से देखना, एक्स के अलोंग ट्रांसलेट, वाई के अलोंग ट्रांसलेट, जेड के अलोंग अगर ट्रांसलेशन की बात करोगे तो बॉडी ने प्लेन को छोड़ दिया ना, जेड बाहर की साइड है, बॉडी ने प्लेन को छोड़ दिया, तो जेड के अलोंग ट्रांसलेशन नहीं हो सकता, इसलिए सिर्फ 2 ही ट्रांसलेशन दिए मैंने, इसलिए सिर्फ 2 ही ट्रांसलेशन दिए मैंने। ये देखो एक्स और वाई, पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब देखो इसमें जो रोटेशन हो सकता है वो ऐसा हो सकता है, ऐसा, ऐसा। तो बाहर की साइड जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस, तो जेड एक्सिस के अबाउट ही तो ये रोटेशन हो रहा है ना। बोलो क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जेड के अबाउट यहां पर क्या हो पा रहा है? रोटेशन हो पा रहा है ना। अलोंग नहीं बेटा, अबाउट, अबाउट। जब किसी एक्सिस के अबाउट रोटेशन होता है ना तो आप बोलते हो अबाउट रोटेशन। जब किसी एक्सिस के अलोंग मूवमेंट होता है, उसके साथ साथ मूवमेंट होता है, तो उसको बोलते हो अलोंग, है ना, अबाउट। जेड एक्सिस के अबाउट रोटेशन हो रहा है, तो जब जेड एक्सिस के अबाउट रोटेशन हो रहा है तो बॉडी कौन से प्लेन में है? देखो ध्यान से देखो, एक्स वाई में ही तो है मजे से। लेकिन आप बोलते हो सर एक्स के अबाउट रोटेट करके बताओ, तो एक्स के अबाउट रोटेशन कैसा होगा? ऐसा। देखो क्या बॉडी एक्स वाई प्लेन में है? ये देखो प्लेन छोड़कर आ गई बॉडी, कितनी बार तो प्लेन छोड़ दिया बॉडी ने। अगर वाई के अबाउट आप करवाओगे इसे मूव,
अगर आप बोलते हो कि बॉडी एक्स वाई प्लेन में रोटेट कर रही है तो आप बहुत बड़ा पाप कर रहे हो, भगवान आपको कभी माफ नहीं करेगा इस पाप के लिए। बॉडी एक्स वाई प्लेन कब का छोड़ चुकी है, तो सिर्फ एक ही रोटेशन है जिसके अंदर बॉडी एक्स वाई प्लेन में, विच इज अबाउट जेड एक्सिस, अबाउट जेड एक्सिस। बोलो भाई क्रिस्टल क्लियर हुआ या नहीं हुआ? एकदम दिमाग में बैठ जाना चाहिए। चलिए चलिए बहुत बढ़िया। हाँ बाकी स्टूडेंट्स, बाकी स्टूडेंट्स बाकी स्टूडेंट्स को क्लियर हुआ नहीं हुआ? अरे क्लियर लिखा करो यार, ऐसा मत करो। हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम के बेसिस पे काइनेमेटिक पेयर कितने टाइप का होता है। अब पॉइंट पर आते हैं। सर नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम के बेसिस पर काइनेमेटिक पेयर की बात तो तब करेंगे जब ये पता होगा प्लानर में कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। मैक्सिमम 3 होता है, मैक्सिमम 3। किसी भी काइनेमेटिक पेयर का मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हो सकता है। अगर मैक्सिमम 3 हो सकता है तो आप बोलेंगे सर काइनेमेटिक पेयर 3 टाइप के होंगे। एक वो काइनेमेटिक पेयर, काइनेमेटिक पेयर with degree of freedom 3, kinematic pair with degree of freedom 2, kinematic pair विद डिग्री ऑफ फ्रीडम 1। देखिए 3 से ज्यादा क्यों नहीं हो सकता, ये बात तो समझ में आई गई होगी, लेकिन 1 से कम भी नहीं हो सकता। 0 कैसे होगा उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम? मतलब मोशन ही नहीं है, मोशन ही नहीं है। अगर 0 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया तो मोशन ही नहीं है। इसलिए काइनेमेटिक पेयर 3 टाइप के हो सकते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम के बेसिस पर। डिग्री ऑफ फ्रीडम 1, डिग्री ऑफ फ्रीडम 2, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3। उसके एग्जाम्पल भी मैं दूंगा, लेकिन एग्जाम्पल में अभी टाइम है। अभी थोड़ी देर पहले एक पॉइंट आया था, सर जनरल मोशन क्यों नहीं लिया आपने? अभी मैं बताता हूं। डिग्री ऑफ फ्रीडम को एक दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उस तरीके से डिफाइन भी किया था। उस डेफिनेशन को भी अब मैं बोर्ड पे लिखने जा रहा हूं। सो क्या थी डेफिनेशन? नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स required to completely specify motion of body known as degree of freedom, and these independent variables are known as pair variables. These independent variables are known as pair variables. अभी कुछ पता ही नहीं चला ये क्या बोल दिया सर आपने, कुछ समझ ही नहीं आया हमको। अभी समझ आएगा, अभी समझ आएगा बेटा। y x देखो, क्लास आज से ही शुरू हुई है क्या, और टाइमिंग क्या है क्लास का? तुम अभी अभी आए हो, जरा अपना नाम तो बताओ। मंजीत, इस क्लास का टाइमिंग है 10 बजे से लेके 12 बजे तक, और 12 नहीं, ये ऑलमोस्ट 11:45 तक खत्म हो जाएगी।
ठीक है। बाकी अगर देखिए आप में से किसी भी स्टूडेंट को कोई भी समस्या रहती है तो आप सबसे नम्र निवेदन है कि आप इस नंबर को सेव करके रखें। ये आपका टोल फ्री नंबर है, बस इस पर फोन मत करना, रिक्वेस्ट आपसे। आप फोन करते हो तो उससे जो क्लास होती है ना उसमें डिस्टरबेंस होता है। जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, किसी का फोन आएगा तो मुझे लगेगा शायद अर्जेंट कॉल है, मैं उठाऊंगा, आपका टाइम खराब होगा। ऐसे जब मैं किसी और क्लास में पढ़ाऊंगा आप फिर फोन करोगे तो उनकी क्लास डिस्टर्ब होगी। तो आप सिर्फ और सिर्फ इस नंबर को एज अ व्हाट्सएप नंबर यूज करें। आप सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर क्या करेंगे, एक व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे कि सर ऐसा ऐसा है, ये समस्या है, क्लास कितने बजे है, क्लास क्यों है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नहीं मिला है, जो भी व्हाटएवर कोई भी समस्या हो, सर आज सुबह चाय नहीं मिल रही है, आज मैं घूमने नहीं जा पा रहा हूं, जो भी हो बस लिख कर भेजना, कॉल मत करना। अगर आपको फोन करना हो तो आप मुझे मैसेज करना है कि सर मैं किस टाइम पर आपको फोन कर सकता हूं, मैं आपको टाइम दूंगा, है ना। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हम लोग पढ़ा रहे हैं, अगर किसी ने गलती से एक बार भी गलती से फोन किया, दिन में या महीने में भी एक बार अगर आपने गलती से फोन किया, ओ भाई मेरा नाम ही नहीं जानते हो, MKG, पहली बार पढ़ रहे हो मुझसे यार, तुम इंजीनियर्स एकेडमी में एडमिशन लिए हो, वो भी मैकेनिकल में, और मेरा ही नाम नहीं जानते हो। ये जो टोल फ्री नंबर लिखा था उसके नीचे विनय कुमावत भी लिख लेना। ये जो सर का नाम ले रहे हैं ना उनको सबको पाप लगेगा। अपने गुरु का नाम लेते हो, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? चलो ठीक है, चलो आ जाओ वापस, आ जाओ वापस, इधर आ जाओ। क्वेश्चन पे आ जाते, बट एक छोटा सा पॉइंट बचा है वो डिस्कस कर लेता हूं मैं। सूरज ने अभी एक डाउट भी पूछा था इसी पॉइंट से रिलेटेड, वैसे तो मुझे पहले भी बताना था लेकिन अब सूरज ने पूछ लिया तो वो उसके लिए क्लियर भी हो जाएगा ये पॉइंट। देखो अगर आप यहां पर ध्यान से देखें, ये बॉडी अगर सीधा सीधा जा रही है चुपचाप से बिना किसी को डिस्टर्ब किए, जैसे आपकी गाड़ी चलती है ना, आपकी गाड़ी चलती है ऐसे चुपचाप से, इसे आप बोलते हो ट्रांसलेशन, है ना, इसे क्या बोलते हो आप? ट्रांसलेशन। लेकिन अगर वही एक बॉडी आपके पास में कुछ ऐसी है, इस एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट कर रही हो, जैसे आपके घर का फैन रोटेट करता रहता है ना 24 घंटे, उसे बोलते हैं रोटेशन। कहीं नहीं जा रहा, वो यहीं पर है, बस अपने ही एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, इसे बोलते हैं रोटेशन। अगर इन दोनों को मिला दोगे तो बन जाएगा जनरल मोशन। अब जनरल मोशन में क्या होगा, बॉडी रोटेट भी करेगी और आगे भी बढ़ेगी। देखो देखो भाई सूरज, ये मारकर फेंका, देखना इधर फेंक देता हूं, इधर फेंका तो ये कैसे जा रहा है, आगे भी जा रहा है, रोटेट भी कर रहा है, यही होता है जनरल मोशन। पहले तो बताओ जनरल मोशन का सिग्निफिकेंस समझे या नहीं समझे, जनरल मोशन का मीनिंग क्या है, बोलो भाई। बिल्कुल समझ गए, चलो बहुत बढ़िया। हमने कहा कि यार ये एक बॉडी है आपके पास में जो थोड़ी देर बाद यहां आ गई, तो देखो बॉडी आगे भी गई और घूम भी गई, तो बॉडी जनरल मोशन में है ना, बॉडी आगे गई और घूम भी गई तो बॉडी जनरल मोशन में है ना। तो हमने बोला नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली स्पेसिफाइड मोशन ऑफ अ बॉडी। हमने कहा इसकी मोशन को हमें समझाना है, इसके मोशन को हमें समझाना है। मान लो ये है सुरेश, सुरेश नहीं, कोई अच्छा बच्चा कौन है यहां पर, सबसे सिंसियर बच्चा कौन है जो रोज क्लास करता है, सबसे सिंसियर कौन है जो रोज क्लास करता है? एके। एके तुम्हारा नाम क्या है? अरविंद केजरीवाल तो नहीं हो तुम? अरुण, अरुण ठीक है, तो ये अरुण है। अरुण जो है सुबह सुबह घर के गेट पे खड़ा था, फॉर एग्जाम्पल अरुण जो है सुबह सुबह घर के गेट पे खड़ा था। अब 10 मिनट के बाद में, 10 मिनट के बाद में अरुण की मम्मी आई और उसने पूछा बताओ अरुण कहां चला गया, और किससे पूछा? किससे पूछा? सतीश से पूछा। तो सतीश ने कहा कि यार देखो ये तो नहीं पता कहां है, ये तो मुझे नहीं पता कहां है, लेकिन मुझे ये पता है कि अरुण कैसे मूव करता है। अरुण ने ध्यान से देखो बेटा,
ये तो नहीं पता कहां पर है, लेकिन अरुण जो है वो 4 किलोमीटर तो सीधा सीधा चला गया था, वो 4 किलोमीटर तो सीधा सीधा चला गया था, और उसके बाद में वो 2 किलोमीटर लेफ्ट टर्न मार गया, और वहां जाके वो 30 डिग्री पर घूम गया, रोटेट कर गया। तो अरुण की मम्मी समझ गई, वो 4 किलोमीटर सीधे गए, 2 किलोमीटर आगे गए, और उसके बाद में 30 डिग्री पर घूम गए। उनको पता चल गया अरुण यहां पड़ा है। तो अरुण के मोशन को स्पेसिफाई करने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ी? डेल एक्स की जरूरत पड़ी। आपको किसकी जरूरत पड़ी? डेल वाई की जरूरत पड़ी। आपको किसकी जरूरत पड़ी? डेल थीटा की जरूरत पड़ी। तो टोटल 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की जरूरत पड़ी। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली स्पेसिफाइड ऑफ अ बॉडी नोन एज डिग्री ऑफ फ्रीडम। अरे कितने वेरिएबल की जरूरत पड़ी? 3। और प्लैनर बॉडी के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? 3। तो देखो बेटा, यहां से फाइंड करो या वहां से फाइंड करो, एक ही बात है। तो जब आप जनरल मोशन की बात कर रहे हो तब भी देखो ट्रांसलेशन को अलग डील किया गया है, रोटेशन को अलग डील किया गया है, दोनों को एक साथ डील नहीं किया जा सकता। आप अगर बॉडी में बोल रहे हो कि सर 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो वो जनरल मोशन ही है बेटा, जनरल मोशन ही है। देखो ये जनरल मोशन ही तो है, पर जब इनको डील किया जाता है तो अलग अलग डील किया जाता है। आप दूध लेकर आए 1 लीटर, उसमें 1 लीटर पानी डाल दिया। अब आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि इसमें 2 लीटर दूध है या 2 लीटर पानी है। आप ये बोलोगे 1 लीटर दूध 1 लीटर पानी। आप बोलोगे नहीं सर दोनों साथ में भी तो हो सकते हैं। अरे साथ में ही है, साथ में ही है, लेकिन इसके अंदर 1 लीटर दूध था, 1 लीटर पानी था। जनरल मोशन ही हो रहा है, लेकिन उस जनरल मोशन में ट्रांसलेशन और रोटेशन ही तो होता है। तो एक ट्रांसलेशन, दूसरा ट्रांसलेशन और तीसरा रोटेशन, तब जनरल मोशन बन गया है। सो यहां से डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड कर रहे हैं तो भी 3 ही आ रहा है। ये भी डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करने का ही तरीका है, उसी बात को अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया गया है, उसी बात को अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया गया है। और ये जो वेरिएबल्स है ना, डेल एक्स, डेल वाई, डेल थीटा, इन्हीं को बोला जाता है पेयर वेरिएबल। तो जितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे उतना ही डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। इसके ऊपर कल डिटेल में चर्चा करेंगे, पर ये बताओ इतनी बात समझ आई या नहीं आई? इतनी बात आपको समझ आई या नहीं आई? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो कुछ गया थ्योरी ऑफ मशीन के बेसिक से रिलेटेड, कुछ दिमाग में गया या नहीं गया? है ना, गया ना? वो 20 मिनट का टॉपिक नहीं है सूरज, उसमें कल पता चलेगा तुम्हें 1.5 घंटा लगेगा। जब कॉन्सेप्ट बनाते हो ना तो उसमें टाइम लगता है। और जब चीजें याद करते हो ना तो 10-10 मिनट में टॉपिक खत्म हो जाते हैं। ठीक है, और 12 बजे तक नहीं होगी आपकी क्लास। हाँ, अभी नहीं होगी, जब पूरा खत्म होगा, जब पूरा खत्म होगा तब तुम्हारी फीस वसूल होगी। अभी तो शुरुआत है। अच्छा, 2 चीजें देखो, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि पैरेलल मेरी दूसरी क्लासेस भी चल रही है, तो मैं 5-7 मिनट लेट हो जाऊं, क्लास 5-7 मिनट लेट स्टार्ट हो, तो ऐसे कंडीशन में आप जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें जुड़े रहें। उसमें अपडेट आ जाएगा आपके लिए अलग से कि आपकी क्लास 11:15 बजे से चालू होगी या 11 बजे से चालू होगा। है ना, मजा आ गया ना? अभी तो शुरुआत हुई है, अभी आप एक्चुअल में मैकेनिज्म को मूव करता हुआ खुद फील करेंगे। टेलीग्राम ग्रुप के लिए मैंने आपको बोल दिया, आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च करें प्रैक्टिस सेशंस फॉर मैकेनिकल, आपको ग्रुप मिल जाएगा। नहीं मिलता है तो मेरा नंबर है, उस पर आप मुझे मैसेज करें अपना नाम लिखकर और अपने सेंटर का नाम लिखकर कि सर मुझे ग्रुप का लिंक शेयर कर दीजिए, मैं आपको शेयर कर दूंगा। क्लियर है? हाँ, सही पहचान गए, सही पहचान गए, बिल्कुल बिल्कुल। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। पहले किसी बच्चे ने अभी पूछा था फिजिक्स की क्लास कितनी बजे होती है। आप में से कोई फिजिक्स की क्लास अगर ले रहा हो तो बेटा टाइमिंग बता दो उसको।
मेरे ख्याल से तो शायद फिजिक्स की क्लास सुबह शिफ्ट हो गई है। हाँ ये देखो सुबह हो गई ना, 8 से 10। स्क्रीनशॉट लेते रहो। रह गया? ये लो शुरू से ले लो, एक बार शुरू से स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। अब सूरज जब आप नोट्स बनाओ ना, तो उस टाइम पर अगर आपको कोई ऐसा पॉइंट लगता है कि यार ये मैं भूल जाऊंगा बाद में, तो आप उसे अपनी लैंग्वेज में, और कुछ नहीं तो आप हिंदी में ही लिख लेना उसे, पर उसे लिख लेना, क्योंकि मैं आपको क्वालिटी कंटेंट दूंगा। अब जब तुम अपने नोट्स बनाओगे तो उसमें हो सकता है 2 पॉइंट तुम्हें ऐसा लगे कि नहीं ये तो मुझे लिखना ही पड़ेगा। सो सभी स्टूडेंट्स उसे अपने लेवल पर अपनी लैंग्वेज में जरूर लिखे, क्योंकि वो आपके पर्सनल नोट्स है।